नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 17 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि रमा के जाने के बाद जालपा पत्र पढ़ लेती है और उसे रमा पर बहुत क्रोध आता है। वह रमा के दफ्तर जाती है। जब उसे सारी स्थिति का ज्ञान होता है तो वह तुरंत अपना हार बेच देती है और सारे सरकारी रुपए अदा कर देती है और घर जाकर रमा का इंतजार करने लगती है। जब रमा रात तक नहीं आया तो रामेश्वरी को बताती है। आगे की कहानी जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का पठन गबन भाग 17। एक सप्ताह हो गया। रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना पता चलता है कि रमा 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती। कोई उसके आंसू नहीं पहुंचता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा है। रामेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नाचने दौड़ते हैं। न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है। 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी क्या पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। यह कहती भी वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई? कुछ तुमसे कहा सुनी नहीं हुई? जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वे दोपहर तक नहीं आए और मैं उन्हें खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंख लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच न निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकपकाकर कहा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन,
मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वे मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो, तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यों ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर एक दो चीज देखूंगी। बस, मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने बाद रुपए लौटा दिए। अब खुद ही तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या ही कहना, मूसलो ढोल बजाओ। 600 का था ना? जालपा, हाँ, था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अब मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपए फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, ये मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसे उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी भी क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तो मैं तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे चिर स्नेह की याद दिला दी हो, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी।
बोली, मुझे तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम है, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता है। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल डोलता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। इसी के साथ आज के पठन का अंत होता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। कहानी में नए किरदार जुड़ने वाले हैं। इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम नाउ के साथ। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। फैमिली इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू हैव गॉटन फ्रॉम गॉड। नेवर फॉरगेट हु वॉज बाय योर साइड फ्रॉम द स्टार्ट। मेक टाइम फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर एंड चिल्ड्रन। फैमिली फर्स्ट, वर्क सेकेंड। परिवार आपके लिए इस संसार में भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। परिवार है तो सब कुछ संभव है। इसलिए अपने परिवार के लिए हमेशा समय निकालिए। पहले परिवार, फिर आपका काम। आज के पठन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।